तबता और हम लोग आज करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिसकी टोटल वेटेज 20 मार्क्स है हमारे आने वाले एग्जाम में, और जो कि मैं आपको बताऊं, हम सबको पता है 13 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि 13 क्वेश्चन हमारे पार्ट ए में आएंगे एंड 7 क्वेश्चन हमारे पार्ट बी में आएंगे। तो इन क्वेश्चंस में जनरली जो भी हमने प्रैक्टिकल सीखा है उससे रिलेटेड तो आता ही है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि चेंज इन पीएसआर या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है, हमें न्यू रेशो निकालना आ सकता है, हमें जनरल एंट्री पास करना आ सकता है। तो ये तो कंसेप्ट आते ही है। इसके अलावा कुछ बोरिंग थ्योरेटिकल पार्ट होता है जिस पर हम ध्यान नहीं दे के चलते क्योंकि हम ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल पार्ट पे करते हैं। तो उनमें ऐसे कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि हमारे आ सकते हैं, तो आज हम उसे देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस, लेकिन बहुत सारा सिलेबस, आपकी पूरी 3 बुक का सिलेबस कंप्लीट किया गया इसमें, यानी कि क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। अब मैं चैप्टर से स्टार्ट करूंगी। ये वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिन्हें हम ध्यान नहीं देके चलते, राइट। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी, बुक में जितने वो हैं, क्या है डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर में, तो आप उन्हें जस्ट एक बार जरूर रीड करिएगा कि डिफरेंस है क्या, ठीक है। तो डिफरेंस तो सारे ही आपको एक बार रीड जरूर करने हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। एनपीओ से हम लोग, देखो एनपीओ अभी हाल ही में एड अप किया गया है, कुछ 1-2 साल पहले ही। तो इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपको नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर पता करना है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखो कैश बेसिस पे बनता है, तो इसका नेचर रियल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे इनकम और खर्चों पे बनता है, तो इसका अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, राइट गाइज। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या क्या है, बहुत सारे डिफरेंस है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, एंड नेचर के बेस पे भी हम डिफरेंस कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लाइफ मेंबरशिप फीस या फिर स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ शो किए जाते हैं, तो कहाँ शो किए जाते हैं, लाइबिलिटी साइड शो किए जाते हैं बैलेंस शीट में। इसके अलावा वो और भी कई आइटम आपको दे सकते हैं कि उनका आप बताओ कहाँ शो किए जाते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए, जनरली इनके बारे में तो पूछते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक डोनेशन जो है उसका नेचर क्या होता है, तो नेचर में आपको वो एमसीक्यूज में कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि भाई वो कैपिटल रिसीट है, वो रेवेन्यू रिसीट है, वो लाइबिलिटी है, या नन ऑफ द अबव। तो हम जनरली क्या करते हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिक डोनेशन को लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, तो हम कहते हैं वो लाइबिलिटी है, बट नहीं, वो हमारी कैपिटल रिसीट है, तो हमें उसे एज अ कैपिटल रिसीट एमसीक्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, जो कि पार्टनरशिप से है। पार्टनरशिप में हमें मिनिमम नंबर पता है ना, वो पूछ सकते हैं कितने होते हैं, 2, मैक्सिमम नंबर 50 होते हैं गाइस। उसके बाद हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, कौन पार्टनर नहीं बन सकता, 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते हैं, माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि माइनर 18 साल से छोटा, अनसाउंड माइंड जो थोड़े दिमागी तौर पे वीक है, और इसके अलावा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ जिन्हें हमारी लॉ ने मना कर दिया, इनको नहीं ऐड करना पार्टनर। इसके बाद कैन माइनर बिकम अ पार्टनर, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, yes, minor can be become a partner if all partners are agree and for the benefit of partnership, यानी ये बेनिफिट पार्टनरशिप के लिए होगा तो माइनर पार्टनर बन सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के गाइस बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरी होता है, यस कंपलसरी होता है, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और किस रेट से, 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन कैसा आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में वो आपसे पूछ सकते हैं व्हेन डेट इज नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज किया जाएगा। सो 6 मंथ एवरेज बेसिस पर हम चार्ज करते हैं जब डेट इज नॉट गिवन, एंड व्हेन पर एनम इज नॉट गिवन तो होल ईयर पर हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल और कंपलसरी, यानी कि पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना ऑप्शनल होता है या कंपलसरी है, तो बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन नहीं होता हमारे लिए इसको रजिस्टर्ड कराना। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड का मीनिंग पूछ सकते हैं। सो पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और क्या, विच डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर, तो जो भी डीड होती है वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है विच डिफाइन दी, क्या डिफाइन करती है, रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टनर। अब डीड के ऊपर और एक क्वेश्चन बन जाता है, इस डीड ओरल होनी चाहिए या फिर रिटर्न होनी चाहिए, तो दोनों हो सकती है, बोथ ओरल एंड रिटर्न कैन बी, ठीक है, बट रिटर्न हो तो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि प्रूफ रहता है।
इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज एसेंशियल। तो यस, पार्टनरशिप डीड इज एसेंशियल। नो, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं भी होगी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है, तो पार्टनरशिप डीड एसेंशियल नहीं होती है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं गुडविल चैप्टर पे। देखो गुडविल चैप्टर में वो हमसे मीनिंग ऑफ गुडविल पूछ सकते हैं, तो हम उसे आसानी से बता सकते हैं। क्या है भाई, गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट है, मेहनत करके कमाया जाता है। गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दिया गया है, और गुडविल वो पूछते हैं कि कब नीड पड़ती है गुडविल वैल्यूएशन की। तो देखो, जब भी चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या बिजनेस सोल्ड कर रहे हो, गुडविल वैल्यूएशन की नीड पड़ती है। कौन से फैक्टर हैं जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं? तो आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि आप बिजनेस कितना अच्छा चला रहे हो, कितनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हो, लोकेलिटी कैसी है आपके बिजनेस की, लॉन्गर पीरियड है या नहीं है, तो इन सब चीजों पर आपकी गुडविल इफेक्ट करती है। तो हम इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी मार्केट वैल्यू पर गुडविल डिपेंड करती है, राइट। इसके बाद आते हैं गुडविल के टाइप्स क्या है। तो दो टाइप्स है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल कौन सी होती है? जो कि पैसा देके या इन काइंड हम खरीदते हैं, एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो कि हम मेहनत करके बनाते हैं। इसके बाद आता है चेंज इन पीएसआर से क्वेश्चन। चेंज इन पीएसआर में से इफेक्ट क्या आता है? तो चेंजेस पीएसआर इज अमाउंट टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि जब आप रेशो चेंज करते हो तो क्या पार्टनरशिप का एंड होता है या पार्टनरशिप फर्म का एंड होता है? तो फर्म नहीं खत्म होती, बिजनेस नहीं खत्म होता, हमारा जो बीच का आपस का रिलेशन है वो चेंज होता है, तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं। आपको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग वो पूछ सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म? तो एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यानी कि आपके बीच का अगर रेशो भी चेंज हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बीच का एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, तो उसे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है। इसके बाद वो आपसे मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछ सकते हैं, मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशो पूछ सकते हैं। उनका फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग का क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, एंड गेनिंग का क्या होता है गाइस? न्यू माइनस ओल्ड, जो कि वो हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ओके, व्हेन अ पर्सन कैन बी एडमिटेड, कोई भी पर्सन पार्टनरशिप में कब एडमिट किया जा सकता है? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट, अगर हमारी डीड ये कहती है सेकंड ऑल पार्टनर्स एग्री ऑन दिस, तो अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि जो एडमिशन के समय पे नया पार्टनर आता है उसके पास क्या राइट है? उसके पास राइट है शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में हिस्सा लेना। सेकंड, शेयर इन एसेट, एसेट में हिस्सा लेना, राइट। इसके अलावा डिसोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। एक तो ये कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो देखो मैं आपको इसमें कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब हमारे बीच के रिलेशन चेंज होना, यानी कि पार्टनर के बीच का रिलेशन चेंज होना। लेकिन फर्म डिसॉल्व होने का मतलब होता है फर्म खत्म हो रही है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बिल्कुल नहीं है, राइट। अब जब भी फर्म खत्म होती है हमारी तो बिजनेस क्लोज हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप खत्म होने का मतलब ये है कि आपस के रिलेशन खत्म हो रहा है और नया रेशो बन रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उस समय पे बिजनेस कंटिन्यू रहता है। उसके बाद है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, कितने तरीके से डिसोल्यूशन किया जा सकता है? तो 5 तरीके हैं। सबसे पहला म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय नोटिस देकर आप डिसोल्यूशन कर सकते हैं। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में होता है कि अगर हमारा काम जिस पर्पस के लिए हमने फर्म बनाई थी वो हो गया तो उसके बाद हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। इसके बाद कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अगर हम अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस बंद होना ही है। या फिर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया है तो भी हमारा, अगर उन्हें लगता है गवर्नमेंट को कुछ गलत है तो भी हमारा डिसोल्यूशन ऑफ क्या फर्म हो सकता है। तो 5 तरीकों से हो सकता है गाइस, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय नोटिस, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट एंड कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब एक चीज और पूछी जाती है डिसोल्यूशन से कि क्या सीक्वेंस रहता है डेट पे करने का, यानी कि जो भी उधारी है उनको सीक्वेंस क्या रहता है। तो सबसे पहला है थर्ड पार्टी, यानी कि हमें सबसे पहले जब भी हमारी फर्म बंद होती है तो हमें सबसे पहले बाहर वालों के पैसे देने हैं। फिर अगर घर वालों में से किसी ने लोन दे रखा है, यानी कि पार्टनर का लोन, सेकंड नंबर पे आता है चुकाना। थर्ड नंबर पे पार्टनर्स की कैपिटल दी जाती है। उसके बाद वैसे पैसा बचता नहीं है, अगर बचे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया जाता है। तो ये थे हमारे पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन।
इसके बाद आते हैं हम लोग किससे, कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें वो आपसे शेयर का मतलब पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर। तो शेयर क्या होता है, दैट इज द यूनिट इनटू व्हिच टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, राइट। तो शेयर का मतलब क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। डिबेंचर का मतलब क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली डिबेंचर एक लायबिलिटी की तरह होता है। उसके बाद वो मीनिंग पूछ सकते हैं हमसे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, क्या मतलब होता है इसका। तो इट इज एन ऑप्शन, ये एक ऑप्शन होता है जो कि हम अपने एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को, एम्प्लॉयज को देते हैं कि मार्केट वैल्यू से सस्ते वो हमारे शेयर खरीद ले। अगर हमारे शेयर मार्केट में 100 रुपए के तो हम तुम्हें 70 रुपए में दे रहे हैं, ले लो। तो उसे हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलते हैं। इज एन ऑप्शन ग्रांटेड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर टू सब्सक्राइब द शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है रिजर्व कैपिटल का मीनिंग एंड कैपिटल रिजर्व का मीनिंग और इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो इसको ध्यान से समझना। कैपिटल रिजर्व हमने पढ़ा है शेयर्स के चैप्टर में, लास्ट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में पैसा डालते हैं, वही कैपिटल रिजर्व होता क्या है। सो कैपिटल रिजर्व शेयर्स चैप्टर के थ्रू याद रखना है कि हम इसमें पैसा डालते थे, जो हमें बेनिफिट होता था वो, राइट। तो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल गेन और अ प्रॉफिट लाइफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है। सो कैपिटल रिजर्व क्या है, इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल गेन से बनता है, जबकि रिजर्व कैपिटल क्या है इसको समझिए। जस्ट दोनों वर्डिंग्स को आगे पीछे कर दिया गया है, एक कैपिटल रिजर्व था और एक रिजर्व कैपिटल है। तो रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट इज रिजर्व बाय द कंपनी टू बी कॉल्ड इन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है जो कि कंपनी तभी मांगती है जब कंपनी बंद होती है, ठीक है, उससे पहले नहीं मांगती। तो इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट इज रिजर्व बाय द कंपनी टू बी कॉल्ड इन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कब कंपनी मांगेगी, जब कंपनी बंद होगी तभी मांगेंगी, वाइंडिंग अप के टाइम पे, राइट गाइस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल पता होना चाहिए, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द शेयर जो कि कंपनी इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है विच इज इशू टू द पब्लिक, एंड सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, विच इज एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक, जो कंपनी पब्लिक एक्सेप्ट करती है। इसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि मीनिंग ऑफ अ डिबेंचर इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उसका क्या मतलब है। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है गाइस, तो इस पे ध्यान रखिएगा। कोलेट्रल सिक्योरिटी में ये होता है कि आपने अगर बैंक से लोन लिया है और अपनी बिल्डिंग गिरवी रखी है तो उसके अलावा आप सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू करते हो एज अ डिबेंचर विच इज कॉल्ड अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इट इज अदर देन प्रिंसिपल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपका क्या चीज आता है, कैन सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज फॉर वर्किंग कैपिटल, नो, सिक्योरिटी प्रीमियम वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं यूटिलाइज किया जाता। वो कहाँ यूटिलाइज किया जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए या फिर इशूइंग ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, तो कहीं इन्हीं जगहों पर यूज किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं एनालिसिस पे, यानी कि अपनी थर्ड बुक में। थर्ड बुक में आपको सबसे पहले हेड एंड सब हेड करने हैं, कई बार 4 मार्क्स में आ जाते हैं हेड एंड सब हेड। तो बुक खोलिए, सबसे इजी रहता है हमारे लिए कि किसी भी चीज का हेड और सब हेड एक बार रिवाइज करिए उसे अच्छी तरीके से, तो वो करना है। उसके बाद वो हमसे बैलेंस शीट से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो हम बैलेंस शीट का करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको डायनामिक कहा जाता है गाइस। वर्टिकल एनालिसिस को हम स्टैटिक कहते हैं। इसके अलावा क्या लिमिटेशन है हमारी बैलेंस शीट की, इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंज, तो प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करते हैं, हॉरिजॉन्टल नेचर का होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी आइटम इंक्लूड की जाती है, तो कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसके अलावा हमारा करंट इन्वेस्टमेंट आता है और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आता है। और इसके अलावा वो काफ़ी आपके कैश फ्लो से कि कौन सी आइटम कहाँ शो की जाती है, लाइक पेटेंट इंक्रीज होते हैं तो कहाँ आते हैं, तो वो परचेजिंग का पार्ट हो जाता है, और परचेजिंग इन्वेस्टिंग में आता है तो माइनस में शो होते हैं पेटेंट का। तो आपसे वो किसी से भी रिलेटेड कैश फ्लो में तो कोई भी आइटम से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 1 मार्क्स की कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आई होप गाइज कि ये चीज़ें आपके काम आ सके एंड आपके एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से हो। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को फॉर योर 12th एग्जाम। Thank you.